हेलो, गुड आफ्टरनून। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्जरी के बारे में। व्हाट इज सर्जरी, क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के देखने वाले हैं, जिसके अंदर आ जाती है आपकी प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव। ये सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। बिफोर सर्जरी पेशेंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं, कैसे हमको कौन कौन सी वहां पर असेसमेंट करने होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। प्री ऑपरेटिव फेज में हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन। प्री ऑपरेटिव फेज क्या होता है? प्री ऑपरेटिव फेज वो होता है जब आपको ऑपरेशन से पहले पेशेंट की जो भी सारी चीजें, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह है, फिजिकल फिटनेस है उसके, वो सारी चीजें, डायग्नोस्टिक जो भी टेस्ट है वो आपको कंप्लीट करना होता है। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक वगैरह, वो आपको सबको देना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन लेना होता है, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री कलेक्ट आपको करना होता है। किसी प्रकार का पेशेंट सर्जरी के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, बहुत सारी चीजें आपको देखना होता है। फिट एंड फाइनल है कि नहीं, बहुत सारी चीजें आपको चेक करना होता है। यदि आपका पेशेंट सर्जरी के लिए पूरी तरीके से फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप उस केस में सर्जरी नहीं करते हैं। राइट, तो प्री ऑपरेटिव केयर में जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है उसका कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्ट करना, आपका साइकोलॉजिकली उसको प्रिपेयर करना, फिजिकली प्रिपेयर करना, मेडिकेशन वगैरह देना, उसको इंटरवेंशन करना, प्रोसीजर जो भी प्री ऑपरेटिव होती है, प्रिपरेशन वगैरह, पार्ट प्रिपरेशन हो गया, वो सारी चीजें आपको करनी होती है। एम्फेसाइज ऑन द प्लेस्ड ऑन फिजिकल प्रिपरेशन, दिस इंक्लूड इंस्ट्रक्शन ऑन फास्टिंग, स्किन प्रिपरेशन एंड बबल। क्या क्या आपको इसमें याद रखना होता है? फिजिकल प्रिपरेशन में इंस्ट्रक्शन, जैसे कि पेशेंट को आपको एनवीएम रखना होता है, फास्टिंग रखना होता है, देन आपको स्किन को प्रिपेयर करना होता है, एंड जो बबल होता है वो भी आपको प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि आपको जीआई ट्रैक का कोई भी सर्जरी है तो आप पेशेंट को एनीमा देख के उसका पूरे बबल को क्लीन रखेंगे। राइट, पेशेंट को आप एनवीएम रखेंगे, पेशेंट को नील बाय माउथ आपको रखना होता है। स्किन की प्रिपरेशन करनी होती है, जिस भी रीजन पे आपका ऑपरेशन है वहां के आपको हेयर रिमूव करने होते हैं, उस पार्ट को आपको प्रिपेयर करना होता है। ये सारी आ जाता है आपका फिजिकल प्रिपरेशन में। देन आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। अब आपको पेशेंट को मेंटली साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर करना होता है। एफर्ट उसकी जो भी एंजाइटी है, फेयर है, हॉस्पिटल रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, उसको आपको एजुकेट करना होता है, उसको आपको काउंसलिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, ताकि आपका पेशेंट मेंटली और एज वेल एज फिजिकली, साइकोलॉजिकली भी आपका वेल प्रिपेयर हो, रेडी हो आपकी सर्जरी के लिए। किसी प्रकार का उसको फेयर एंजाइटी ना हो, उसको आपको ओवरकम करना होता है यहाँ पर। ऑलराइट, इसके बाद फिर आ जाएगा आपका प्री मेडिकेशन। अब कुछ मेडिकेशन होती है जो आपको सर्जरी के पहले पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गई, वो आपको देना होता है, जैसे टिटनेस हो गया, जाइलोकेन टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट आपको पहले करना होता है। इसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन है वो भी आपको देनी होती है, आपको प्रिवेंशन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इन्फेक्शन से। राइट, तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। राइट, देन आपको असेसमेंट करना होता है, कंप्रिहेंसिव आपको डाटा कलेक्ट करना होता है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, उसका पोटेंशियल रिस्क क्या है, राइट, डायग्नोसिस के बारे में, पहले कोई उसको ऑलरेडी कोई डिसीज तो नहीं है ना, ऑलरेडी कोई उसको सर्जरी तो नहीं हुई है, सारी आपको असेसमेंट करना होता है। हुआ है तो कब हुआ है, कौन सी मेडिसिन लेता है, क्या हो रहा है, ये सारे आपको मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री पूरी आपको ए टू जेड कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है। ऑलराइट, देन वी आर टॉक अबाउट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी इंक्लूड होती है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के अंदर? सब्जेक्टिव डाटा, इसमें आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो जो आपको पेशेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसके सिम्टम्स हो गए, देयर सिम्टम, कंसर्न एंड हेल्थ स्टेटस, उसका हेल्थ स्टेटस क्या, उसको क्या क्या साइन सिम्टम है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लेनी होती है। पेशेंट से आपको डाटा हिस्ट्री उसकी कलेक्ट करनी होती है। फिर आ जाएगा आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इवेल्युएटिंग पेशेंट मेंटल इमोशनल स्टेट, एंश्योर दे आर मेंटली प्रिपेयर फॉर द सर्जरी। पेशेंट का आपका इमोशनल और मेंटल स्टेटस क्या है, उसका मेंटल वेलबींग क्या है, वो सर्जरी के लिए रेडी है, प्रिपेयर है या नहीं है, उसको आपको हेल्थ एजुकेशन देना होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है, पेशेंट को आपको सपोर्ट एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, ताकि वो मेंटली भी सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो। ऑलराइट, देन वी आर टॉक अबाउट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी आपको पूरा डाटा कलेक्ट करना होता है, जैसे कि उसको पहले से कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है,
इंक्लूड प्रीवियस कोई रेगुलर मेडिसिन तो नहीं ले रहा, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया ना, इसके पहले कोई सर्जरी तो नहीं है, राइट, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, इसके पहले कहीं हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुआ है, कोई क्रॉनिक कंडीशन तो नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में आपको कंपेरिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है। देन बात करेंगे हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में। ओके, फैमिली हिस्ट्री के बारे में आप यहाँ पर उसकी फैमिली हिस्ट्री ले हुए जेनेटिक और फैमिली हेल्थ इशू दैट मे बी रिलेवेंट टू द सर्जरी, जो कि सर्जरी से रिलेवेंट हो ऐसी आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना होता है। जैसे कि उसका फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री है ना, फैमिली में उसके कौन कौन भाई बहन है, फैमिली में किस ऑलरेडी पहले से किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हेल्थ इशू तो नहीं है, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, HIV एड्स हो गया, तो ये सारी चीजें जो आपकी सर्जरी से रिलेवेंट हो वो आपको पूरा डाटा यहाँ पर कलेक्ट करना होता है। ऑलराइट, देन मेडिकेशन, documenting all medication the patient is currently taking including over the counter drug and supplement medication ऑल जो भी मेडिकेशन है वो आपको रिकॉर्ड करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है, करंटली कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट आपका ले रहे हैं, ओवर द काउंटर ड्रग सप्लीमेंट या कोई भी काउंटर ड्रग जो भी सप्लीमेंट ले रहा है उसके बारे में आपको मेंशन करना होता है, फाइल में आपको उसके बारे में लिखना होता है, राइट। चलिए फिर हम बॉडी का असेसमेंट करते हैं, पूरा सिस्टम वाइज हम असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें आपका हार्ट रेट देखते हैं, हार्ट बीट पेशेंट का क्या चल रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है ना, ब्लड प्रेशर, पेशेंट कैन विथ स्टेंट सर्जरी एंड एनेस्थेसिया, पेशेंट सर्जरी और एनेस्थेसिया के लिए रेडी है या नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है, कार्डियक आपका ब्लड प्रेशर क्या है, उसका पल्स रेट क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आप कार्डियक में असिस्ट करते हो। पेशेंट को कोई भी आपका डिसीज तो नहीं है, हार्ट डिसीज तो नहीं है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर इंश्योर कर लेते हो बिफोर सर्जरी। फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्या देखोगे, इवेल्युएट लंग्स फंक्शन, लंग फंक्शन के बारे में देखोगे, प्रीवियस कोई हिस्ट्री तो नहीं है रेस्पिरेशन की, जैसे कि उसको अस्थमा हो गया, राइट, ये सारी चीजें को आपको लंग एम्फाइसेमा हो गया ना, दैट कुड इम्पैक्ट एनेस्थेसिया और रिकवरी, क्योंकि यदि ऑलरेडी हुई तो आपने उसको एनेस्थेसिया दिया, जनरल एनेस्थेसिया दिया है, राइट, या सेडेट किया तो वो आपको एनेस्थेसिया में रिकवरी में भी बाद में अफेक्ट करती है। इसके लिए आपको पहले से ही पेशेंट को अस्थमा वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है, या कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज तो नहीं है। देन नर्वस सिस्टम, अब आप नर्वस सिस्टम के बारे में भी यहाँ पर चेक करोगे तो चेकिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड असेसिंग कॉग्निटिव फंक्शन टू टेलर एनेस्थेसिया एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ऑलराइट, यहाँ पर आप पूरा कॉग्निटिव फंक्शन, उसकी लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, थिंकिंग, परसेप्शन, राइट, ये सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को आप चेक करोगे एंड एनेस्थेसिया पोस्ट, क्योंकि यदि ये डिफेक्ट हुआ तो बाद में पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के समय पर प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आप पहले से इंश्योर करोगे, पहले से आप इसको चेक करोगे कि भाई पेशेंट को किसी प्रकार का कोई डिसीज तो ऑलरेडी तो नहीं है न्यूरोलॉजी। ऑलराइट, देन आप यहाँ पर देखेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, आप किडनी को असेस करेंगे, किडनी का फंक्शन प्रॉपर है कि नहीं, यूरिनरी हेल्थ आपका प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, क्योंकि आफ्टर दैट यदि आपका किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, किडनी का आपका फंक्शन इम्बैलेंस है, तो आपके फ्लूइड बैलेंस में और इलेक्ट्रोलाइट में बाद में अफेक्ट करता है मेडिकेशन क्लियरेंस, राइट, तो ये सारी चीजें आप चेक करोगे। देन आप देखोगे हेपेटिक सिस्टम, मींस आपके लीवर का फंक्शन, इवेल्युएट लीवर फंक्शन टेस्ट, आप LFT फंक्शन टेस्ट इवेल्युएट करोगे, आपका अर्ली कोई हिस्ट्री तो नहीं है, प्रीवियस कोई आप हिस्ट्री तो नहीं है, लीवर डिसीज वगैरह तो नहीं है, लीवर सिरोसिस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आप देखोगे। पेशेंट आपका अल्कोहल तो नहीं लेता है, ड्रिंक तो नहीं करता है, क्योंकि आपका जो लीवर होता है वो क्रूशियल होता है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, मेडिसिन का मेटाबोलाइज के लिए। ऑलराइट, तो देन हम देखेंगे इंटीगोमेट्री सिस्टम, इंस्पेक्टिंग द स्किन, यहाँ पर आपकी स्किन की बात हो रही है, इंस्पेक्टिंग द स्किन फॉर इन्फेक्शन, स्किन को आप चेक करोगे किसी प्रकार के रेसिस तो नहीं है, स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का आपको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, उसके बारे में आप यहाँ पर चेक करोगे। फिर देखेंगे आप यहाँ पर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मीन्स आपकी मसल्स और ज्वाइंट और बोन की स्ट्रेंथ कैसी, आपकी मसल्स आपकी मजबूत है कि नहीं, ज्वाइंट आपका किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, रेंज ऑफ मोशन है कि नहीं, मसल्स स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, वो आप चेक करोगे। मोबिलिटी टू प्लान
फॉर पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद आपको किस तरीके से मूव हो रहा है, बाद में आपका कितना रिहेबिलिटेट हो रहा है, वापस से आपका क्यूर हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर चेक करोगे। ओके, देन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आप असेस करोगे कंडीशन लाइक डायबिटीज, थायराइड इश्यू दैट कुड अफेक्ट सर्जिकल आउटकम ना। तो आपको यहाँ पर पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है, ये सारी चीजें आप चेक करोगे क्योंकि ये बाद में आपके सर्जिकल आउटकम को भी अफेक्ट कर सकती है इवन, इसके लिए आपको ऑलरेडी सारी चीजें आपको चेक करना होता है। ओके, देन आप बात करेंगे हम इम्यून सिस्टम के बारे में। इवेल्युएटिंग इम्यून फंक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इम्यून रिलेटेड डिसीज टू एंटीसिपेट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। आपको इम्यून फंक्शन चेक करना है, आपको इम्यून रिलेटेड पहले से कोई डिसीज तो नहीं है, टू एंटीसिपेट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ताकि आप एंटीसिपेट कर सको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसलिए आपको यदि ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आपको कोई भी इम्यून रिलेटेड डिसीज है तो वो आपको क्यूर करने में बाद में आपको प्रॉब्लम आने वाले हैं। इसके लिए आपको पहले इंश्योर करना है कि पेशेंट को किसी प्रकार का इम्यून सप्रेस तो नहीं है। देन हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस की। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस भी आपका रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, एडुकेट होता है। तो आपको यहाँ पर देखना है, इंश्योर करना है पेशेंट को आपका एडुकेट न्यूट्रिशन हो, सपोर्ट हो हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए। ऑलराइट, देन वी आर टॉक अबाउट कॉमन प्री ऑपरेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब कौन कौन से टेस्ट हैं जो आपको प्रायर कराना होता है, सर्जरी के पहले कराना होता है, जो आपके बेसिक टेस्ट है, कॉमन टेस्ट है। तो फर्स्ट बनाया जाता है आपका सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये तो आपको कराना ही होता है। देन आप करा लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज लेवल भी आप चेक करा लेंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल करा लेंगे क्योंकि आप पेशेंट को कट आउट कर रहे हो, आप पेशेंट को इंसिजन लगा रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, तो आपका इसमें आपका क्लोटिंग प्रोफाइल आता है जिसमें कि आपका ब्लड आपका कितने टाइम में क्लोट हो रहा है वो आप यहाँ पर देखते हो, पीटीआईएनआर, ये टेस्ट भी आप यहाँ पर करा लोगे। क्लोटिंग फैक्टर आप यहाँ पर चेक कर लोगे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ऑलराइट, देन आ जाएगा यूरिन एनालिसिस। आप यूरिन एनालिसिस भी करा सकते हो स्पेसिफिक सर्जरी में। एक्सरे चेस्ट आपको करानी है, ईसीजी भी आपको कंपल्सरी कराना है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इफ नेसेसरी, पीएफटी भी आप करा सकते हो। एलएफटी आप लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हो जिसमें आप स्पेशली एएसटी और एएलटी भी आप बिटुबिन वगैरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देन इंट्रा ऑपरेटिव फेज, अब आप मतलब ऑपरेशन के दौरान, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, इस फेज में आप क्या क्या चेक करेंगे। दिस फेज बिगिन व्हेन द पेशेंट एंटर ऑपरेटिंग रूम। ये फेज कब आपका शुरू होता है, तब आपका पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में होता है। ड्यूरिंग सर्जरी आपका इंट्रा ऑपरेटिव फेज होता है। आपको यहाँ पर एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना है ताकि आप प्रिवेंट कर सको उसको इन्फेक्शन से। वाइटल आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करना है, जो भी आपको इंजेक्टेबल मेडिसिन बोली गई है वो आपको देना है थ्रू आउट आपका प्रोसीजर। असिस्ट द सर्जिकल टीम विद द इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई। सर्जिकल टीम को आपको असिस्ट करना है विद द इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर है उसके साथ आपको सप्लाई करना है। डॉक्टर को जो भी चीज नीड है वो आपको प्रोवाइड करना है, डॉक्टर को आपके यहाँ पर असिस्ट करना होता है। एंश्योरिंग द पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट, आपको पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट भी आपको सुनिश्चित कर लेना है, आपको एंश्योर कर लेना है प्रॉपर तरीके से पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट है कि नहीं। देन हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव फेज के बारे में। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स आपके ऑपरेशन के बाद वाला फेज में आपको क्या करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे द पोस्ट ऑपरेटिव फेज स्टार्ट आफ्टर सर्जरी, ये आपकी सर्जरी के बाद जो फेज स्टार्ट होता है उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव फेज बोलते हैं। एंड कंप्लीटेड कंटिन्यूस अंटिल द पेशेंट इज फुली रिकवर। राइट, कब से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आपका सर्जरी कंप्लीट हुआ उस दौरान स्टार्ट हो जाता है और आपका कब तक चलता है, जब तक कि आपका पेशेंट फुली रिकवर नहीं हो जाता है, फुली आपका पेशेंट ठीक नहीं हो जाता है, तब तक ये चलता रहता है। इस फेज में आपको क्या करना होता है, क्लोज मॉनिटरिंग फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन सच एज इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। आपको क्लोज मॉनिटर करना होता है, वाइटल आपको मॉनिटर करना होता है, पेशेंट को आपको सुपरविजन में रखना होता है एट द साइट ऑफ सर्जरी। किसी प्रकार का इन्फेक्शन या ब्लीडिंग तो नहीं है, वो आपको सारी चीजें यहाँ पर चेक करना होता है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा फर्दर, वो भी आपको असिस्ट करना होता है। मैनेजिंग पेन थ्रू मेडिकेशन एंड इंट्रावेनस,
पेन को आपको मैनेज करना होता है। यदि पेशेंट को सीवियर है, एक्सेसिव मॉडरेट पेन है, तो आपको पेन किलर मेडिसिन, आपको एनाल्जेसिक मेडिकेशन या आपको इंजेक्शन इंटरवेंशन करना होता है। पेन को भी आपको यहाँ पर मैनेज करना होता है। एनकरेजिंग अर्ली मोबिलिटी एंड फिजिकल थेरेपी टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्लड क्लॉट। पेशेंट को आपको मोबिलिटी मतलब मूवमेंट के लिए, फिजिकल थेरेपी के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए भी आपको एनकरेज करना है ताकि आपका कॉम्प्लिकेशन ना हो, ब्लड आपका क्लॉट ना हो, प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। दैट्स वाई आप पेशेंट को एनकरेज करेंगे फिजिकल मोबिलिटी के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, फिजिकल थेरेपी के लिए। एजुकेटिंग द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंक्लूडिंग वुंड केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड फॉलो अपॉइंटमेंट। पेशेंट के जो भी फैमिली मेंबर है और पेशेंट है, आपको उनको हेल्थ एजुकेशन देना है। किससे रिलेटेड देना है आपको? पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, आपको जो भी वुंड घाव है उसकी किस तरीके से केयर करना है, कैसे आपको मेडिकेशन को लेना है, मेडिकेशन को आप किस टाइम पे लेना है, कौन सी मेडिसिन कब लेना है, उसका साइड इफेक्ट क्या है उसके बारे में आपको बताना है, कौन सी मेडिकेशन का क्या इंडिकेशन है, फॉलोअप के लिए आपको कब आना है उसके बारे में भी आपको पेशेंट को गाइड करना है। देन बात करेंगे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग प्ले ए क्रूशियल रोल। इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका। पेरी ऑपरेटिव मीन्स इसमें आपका आ जाता है इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव। ये सारी चीजों में नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। नर्सिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पेशेंट की सेफ्टी के लिए, सक्सेसफुल सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, पेशेंट के कंफर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए और सर्जिकल प्रोसेस को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए एंटायर कंप्रेहेंसिव नर्सिंग का आपका रोल होता है, ताकि अच्छी तरीके से आपकी जो सर्जरी है वो परफॉर्म हो जाए और किसी प्रकार के पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो ऑल राइट, आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, हम इसको सम ऑफ कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या यहाँ पर देखा, चलिए। तो फर्स्ट बार हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा आपकी सर्जरी के बारे में, प्री ऑपरेटिव आपकी नर्सिंग क्या केयर क्या होती है, पेरी ऑपरेटिव के बारे में देखा। प्री ऑपरेटिव फेज हमने यहाँ पर समझा। प्री ऑपरेटिव फेज आपका क्या होता है? आपका सर्जरी से पहले वाला फेज होता है। यहाँ पर आपको पेशेंट को पूरी तरीके से रेडी करना होता है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली आपको पेशेंट को रेडी करना होता है सर्जरी के लिए, वो हमने समझा। प्री ऑपरेटिव फेज में हमने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्या क्या करना होता है, सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना होता है, पेशेंट का साइन सिम्टम के बारे में जानना होता है, साइकोलॉजिकली साइकोसोशली पेशेंट कितना फिट है, मेंटल स्टेटस उतना कितना, इमोशनली उसका स्टेट क्या है, मेंटली उसके बारे में हमको देखना होता है। पास्ट हिस्ट्री हम देखते हैं, पहले कोई सर्जरी तो नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुआ है, कोई भी मेडिकल या हिस्ट्री तो नहीं है, सर्जिकल हिस्ट्री, वो आपको चेक करना होता है। कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं ले रहा है, वो आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। फैमिली हिस्ट्री, पहले से कोई जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है रिलेटेड टू डिसीज, ये भी आपको चेक करना होता है। असेसमेंट में हम देखते हैं कार्डियोलॉजिकल असेसमेंट, आप देखते हैं हार्ट रेट वगैरह हो गया, रेस्पिरेटरी में उसका रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। नर्वस सिस्टम में आप चेक करते हो उसका नर्वस सिस्टम किस तरीके से, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है, कॉग्निटिव क्या है, वो आप देखते हो। यूरिन में आप देखते हो किडनी फंक्शन टेस्ट प्रॉपर है या नहीं। हेपेटिक में आप देखते हो लीवर का फंक्शन किस तरीके से चल रहा है। इंटीगोमेट्री में आप स्किन का फंक्शन देखते हो, स्किन में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, रेसिस इन्फेक्शन वगैरह। मस्कुलोस्केलेटल में आप मसल्स के स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में चेक करते हो, जॉइंट के बारे में चेक करते हो कि उसका रिकवरी कितना पॉसिबल है। एंडोक्राइन में आप ग्लैंड का फंक्शन चेक करते हो यहाँ पर, जैसे कि पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को थायराइड वगैरह तो नहीं, ये सारी चीजें आप देखते हो। इम्यून सिस्टम में उसका इम्यून रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है उसकी प्रिवेंट से फाइट करने के लिए, और न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का क्या है, ये सारी चीजें देखते हो। कुछ आपके टेस्ट होते हैं, उसी का आपका सीबीसी हो गया, ब्लड काउंट हो गया, ग्लूकोज हो गया, कोगुलेशन प्रोफाइल हो गया, पीटीआईएनआर हो गया, एक्सरे टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया। आपका पूरा फिजिकल फिटनेस आपको करना होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी आप कर सकते हो इफ नेसेसरी। इंट्रा ऑपरेटिव फेज के दौरान नर्सिंग का क्या रोल होता है, उसको आपको पेशेंट को असिस्ट करने के लिए, सर्जरी टीम को असिस्ट करने के लिए, मेडिसिन को इंटरवेंशन करने के लिए, सेफ्टी एंड कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए रोल होता है। पोस्ट ऑपरेटिव में रिकवरी फेज होता है, जिसमें आपको चेक करना होता है पेशेंट का रिकवरी फेज कैसे चल रहा है, कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, ब्लीडिंग इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, सोर्स वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, रिस्क के चांस ज़्यादा तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी होती है।
ऑलराइट, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।